हॅलो मित्रांनो, सर्वात आधी मी तुम्हा सगळ्यांना एक छोटीशी विनंती करू इच्छिते, की व्हिडिओ पाहिल्यानंतर कृपया माझ्या चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा. हे व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी खूप मेहनत घेते आणि याच माध्यमातून मी माझा खर्च चालवते. जे कोणी माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करतील, त्यांच्यासाठी मी मनापासून प्रार्थना करते, की त्यांचे आयुष्य खूप सुंदर, समृद्ध, आनंदी आणि सुखी होवो. प्लीज, प्लीज माझ्या चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा. आज शहर की सड़कों पर बेहिसाब बारिश पड़ रही थी। हर तरफ जलतरंग मचा हुआ था। किसी के लिए यह बारिश का मौसम रोमांटिक था, तो किसी के लिए मुसीबत बना हुआ था। कोई इस बारिश को एंजॉय कर रहा था, तो कोई इस बारिश में अपनी जान और इज्जत के लिए सड़कों पर तेजी से भाग रहा था। और वो कोई और नहीं, वो थी 20 साल की बेहद मासूम और दुब्बली पतली सी कीर्तिका आर्य। रात के बजे का समय था। ऊपर से बादलों की गड़गड़ाहट और तेज बरसती बारिश माहौल को और भी डरावना बना रही थी। लेकिन उस मासूम सी लड़की को उस बादलों की गड़गड़ाहट, बारिश और अंधेरे से कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि उसे एक अलग ही डर सता रहा था। अगर वो उन लोगों के हथे चढ़ गई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसे किसी भी तरह इस मुसीबत से निकलना था, और वह सर भागे जा रहा था, और वह सर पट भागे जा रही थी। ऊपर से मुसीबत यह थी कि उसने शादी का भारी लहंगा पहन रखा था, जो पानी में भीगकर और भी भारी हो चुका था, और अब उसे संभाले नहीं संभाला जा रहा था। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने शादी के लहंगे को संभाले तेजी से आगे की ओर भाग रही थी। दुल्हन के रूप में इस वक्त वह बेहद हसीन लग रही थी। आंखों से बहते आंसू जो बारिश के पानी में घुलते जा रहे थे। कांपते लबों पर एक ही फरियाद थी है, भगवान जी मुझे बचा लो, मेरी मदद करो, मुझे उन दरिंदों से बचा लो। बेहद खूबसूरत कांच जैसी लगातार भागते हुए साथ ही साथ बुरी तरह रो भी रही थी। उसे एक ही डर था कि कहीं पकड़ी ना जाए। वो बार बार पीछे मुड़कर भी देख रही थी। इस वक्त तो कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे, और जिनमें से एक था प्रताप मेहरा। प्रताप मेहरा कोई और नहीं बल्कि वही इंसान था जिससे बचकर कृतिका भाग रही थी। प्रताप में से ही उसकी शादी होने वाली थी। 28 साल का जवान हट्टा कट्टा प्रताप दूल्हा बना उसके पीछे भागता उसे आवाजें दे रहा था, रुक जाओ कृतिका, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो कृतिका, आखिर कब तक भागोगी? आज तो मुझसे बच नहीं सकती, ता चाहे तूफानी क्यों ना आ जाए, शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी। उसकी यह धमकियां सुनकर की कृतिका और भी डर गई और तेजी से भागने लगी। भागते भागते वह एक ब्रिज पर चढ़ गई, जिसके नीचे से तेज रफ्तार गाड़ियां गुजर रही थी। उसकी सांस तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। अब तो उसकी हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। गहरी सांस लेते हुए वह एक पल के लिए रुकी थी और पीछे देखने लगी। उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे कि तभी ब्रिज की दूसरी तरफ से सामने से कुछ आदमी आते दिखाई दिए। वह दूसरी तरफ भागने को हुई, लेकिन उस तरफ से पहले ही प्रताप अपने आदमियों के साथ खड़ा शैतानी भरी मुस्कुराहट से उसे देख रहा था। अब वो बुरी तरह फंस चुकी थी। प्रताप अब उसकी तरफ बढ़ने लगा और बोला, रुक जाओ, तुम आखिर कब तक भाग सकती थी? आ गई ना मेरी पकड़ में। आखिर एक कमजोर अकेली लड़की कब तक लड़ सकती है? लेकिन तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो जान। देखो, जिद छोड़ दो और अच्छे बच्चों की तरह मेरे साथ चलो, और जल्दी से शादी की सारी रस्में पूरी करो, और जल्दी से शादी की वहां मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। तुम जान, उन्हें एक बार गुस्सा आ गया तो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। वो कीर्तिका से कुछ ही दूरी पर खड़ा था। कीर्तिका अपनी कांपती औ- और रोती हुई आवाज में बोली, आज कुछ भी हो जाए प्रताप, मेरी जानी क्यों ना चली जाए, लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। इतना बोलकर उसने गहरी सांस ली थी, आंखें बंद की थी, जैसे वो बहुत कुछ बड़ा सोच रही हो, और अगले ही पल उसने ब्रिज से नीचे छलांग लगा दी। उसे छलांग लगाते देखकर प्रताप जोर से चिल्लाया था, कीर्तिका। फिर गुस्से से अपने आदमियों को घूरता हुआ बोला, मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, जाकर देखो जिंदा भी है या फिर मर गई।
अपने मालिक का हुक्म सुनते ही उसके आदमी तेजी से पुल के नीचे भागे थे। उसके सारे आदमी इधर उधर बिखर गए और कीर्तिका को तलाश करने लगे, लेकिन कीर्तिका को बहुत ढूंढा और हैरत की बात यह थी कि वो उन्हें कहीं ना मिली। आखिर मिलती भी कैसे, वो तो कहीं और ही पहुंच गई थी। जब कीर्तिका ने पुल से छलांग लगाई थी तब नीचे सामान से भरा ट्रक गुजर रहा था, जिसमें कपड़ों के गट्ठर भरे हुए थे, और वह सीधा उसी ट्रक पर जाकर गिरी थी। कीर्तिका के हाथ से निकल जाने पर प्रताप गुस्से से दहाड़ उठा था। कीर्तिका, तुमने अच्छा नहीं किया। तुम मुझसे बच नहीं सकती। एक दिन मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। फिर तुम्हारा जो हाल करूंगा, तुम्हारी 7 नस्लें भी काम जाएंगी। आखिर कब तक भागोगी मुझसे? दूसरी तरफ डरी सहमी कीर्तिका खुद को संभालती ट्रक में बैठी रही। अब उसे थोड़ा सा सुकून महसूस हो रहा था। भगवान जी, आपका लाख लाख धन्यवाद। आपने मुझे उस शैतान से बचा लिया। लेकिन अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। वे एक मुसीबत से तो निकल गई थी, लेकिन अब उसके सामने दूसरी मुसीबत खड़ी थी कि उसका कोई सहारा नहीं था। तभी वे ट्रक लगभग 3 घंटे के लंबे सफर के बाद आखिरकार गुलाबी नगरी पहुंचकर एक होटल पर रुका था, जहां सब लोग चाय पीने के लिए आते थे। मौका अच्छा था, उन्हें जल्दी से इधर उधर नजर घुमाकर देखा। उसने जल्दी से उधर चुपके से ट्रक से उतर गई। कोई भी ट्रक के आसपास से उतर गई। उसके कपड़े अभी भीगे हुए थे। वो खुद को छुपाने का ठिकाना ढूंढने लगी। किसी तरह ये रात आराम से गुजर जाए, तब तक के लिए मुझे कहीं छुपकर बैठना पड़ेगा। सोचते हुए वो लोगों की नजरों से छुपते छुपाते होटल के पीछे चली आई, जहां काफी सन्नाटा था। वो एक तरफ कोने में जगह देखती सिमट कर बैठ गई, लेकिन इस बात से अनजान थी कि उसे होटल के पीछे जाते हुए एक लड़के ने देख लिया था। वह लड़का अपनी कार में अपने 3 दोस्तों के साथ बैठा शराब पी रहा था, और उसने कृतिका को ट्रक से उतरकर होटल के पीछे जाते हुए देख लिया था। और जिस तरह वो छुप छुप कर चढ़ रही थी, वह लड़का सब कुछ समझ चुका था। परेशान बिखरी हालत में कृतिका जैसे ही थक कर अपना दीवार से लगाकर बैठी, उसकी आंखें बंद हो गई। तू घंटे पहले के सारे पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते। यह तो चीटिंग है। आपने मुझे धोखा दिया। मुझे इस अकेली जालिम दुनिया में छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं? और उनकी मौत ने कृतिका के शरीर से भी जैसे जान निकाल ली थी। माँ तो उसकी बचपन में ही चली गई थी। सिर्फ पापा थे, और अब वो भी उसे यूं जालिम दुनिया में तना छोड़कर चले गए थे। उसकी दिल दहला देने वाली चीखें पूरे अस्पताल में गूंज रही थी। संभालो खुद को बेटा। भगवान जो करता है उसमें भी कुछ भलाई होती है। और फिर शायद तुम्हारे पापा की इतनी ही सांसें थी। उन्होंने अपनी सांसें पूरी कर ली और भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। सूरज मेहरा, जो कि कृतिका के पापा के मुंह बोले भाई बने हुए थे, उसे दिलासा देते हुए बोले, वो फूलों से भी ज्यादा नाजुक, बहुत ही प्यारी सुनहरी आंखों वाली लड़की इस वक्त टूटकर बिखर रही थी। बाप का कैसे अंतिम संस्कार किया गया, उसे कुछ भी होश नहीं था। वो तो अपने होश खो चुकी थी और बेहोश हो गई थी। होश आया तब भी वह चीखें मार मार कर रो रही थी। उसे अपना सब कुछ लुटता हुआ महसूस हो रहा था। भूख प्यास सब भुलाए सब, वो बस अपने पापा को याद करती रहती और रोती रहती। सूरज मेहरा अपनी फैमिली के साथ अब परमानेंट उसके आलीशान बंगले में रहने के लिए चले आए थे। दुनिया को दिखाने के लिए और खुद कृतिका को दिखाने के लिए वो उसके बहुत बड़े हमदर्द थे। कीर्तिका को तो होश ही नहीं था। वह एक तरफ पड़ी रहती। धीरे धीरे उन लोगों ने बिजनेस और घर दोनों पर कब्जा जमा लिया था। एक दिन कृतिका अपने पापा के कमरे में आई तो उनके कमरे में किसी और का सामान देखकर हैरान रह गई। उसने चीखते हुए अपने नौकर को बुलाकर पूछा, मेरे बाप को मरे महीना भी नहीं गुजरा, उनकी चीजें यहाँ से किसने हटाई? आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि इस कमरे पर अपना हक जता सके? छोटी मैडम साहिबा साहब के मरते ही सूरज साहब की पूरी फैमिली इस घर में आ गई थी, और हर चीज उन्होंने अपने काबू में कर ली है। आप तो गम से चूर थी।
आपको तो कोई होश नहीं था और इसी का फायदा उन लोगों ने उठाया और उनके बेटे प्रताप ने पूरे बिजनेस पर कब्जा कर लिया है और उसकी मानिस पूरे घर पर। हम आपको बताते भी तो कैसे बताते। आप कहाँ को सुनती थी। जब भी आपके कमरे में आने की कोशिश करते आप चीख चीख कर पूरा कमरा सर पर उठा लेती थी और चीजें फेंकने लगती थी। हम डर कर वापस पलट जाते। उसकी एक वफादार नौकरानी सुनीता सर झुकाए सारा सच बता रही थी तो कृतिका के होश उड़ गए। इतना बड़ा धोखा वो गुस्से से खौलती, अपने पापा के कमरे में रखा सामान निकाल कर बाहर फेंकने लगी। यह क्या हो रहा है। तभी सूरज मेहरा अपनी पत्नी के साथ घर में दाखिल हुआ तो देखा उसका सामान बाहर जमीन पर पड़ा था और उसे यह देखकर गुस्से के मारे बुरा हाल हुआ। वो गुस्से से दहाड़ उठा, जबकि कीर्तिका भी चीखते हुए उसके सामने आई थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर मेरे पापा के बिजनेस उनके कमरे पर कब्जा करने की। मैं अपने पापा के गम में क्या बैठी। आप लोगों को लगा यह सब आपका हो गया। मैं अभी जिंदा हूँ। विनोद आर्या की बेटी की सिरीसा आर्या भी जिंदा है। आर्य की बेटी कीर्तिका आर्या भी जिंदा है। सुना आपने। वो गला फाड़ कर चिल्लाई थी। तभी सूरज मेरा आगे बढ़कर बेदर्दी से उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो नाजुक सी फूलों जैसी जिसके बाप ने कभी उसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, उस थप्पड़ को सह ना सकी और जमीन पर गिर पड़ी। उसका होठ फट गया, मलाई जैसा नाजुक सा गाल नीला हो गया। उसने हैरत से सूरज जी की ओर देखा जो बाप की जिंदगी में कृतिका से ऐसे बात करता था जैसे वो कोई फूल हो। मोहब्बत तो टूट कर बरसती थी उसके अंदाज में। लेकिन आज जब उसका बाप उसके साथ नहीं था तो उस शैतान का असली रूप खुलकर सामने आ गया था। बारिश, अब इस बारिश को ही काट कर फेंक दूंगा तो फिर कौन पूछेगा मुझे। हाँ, इस वक्त तू सिर्फ मेरे रहमो करम पर है, समझी तू मुझे अभी जानती नहीं है मैं कितना बुरा इंसान हूं। चुपचाप मुंह बंद करके रख, वरना याद रखना अनाथ लावारिस लाशों को कोई नहीं पूछता। बहुत जल्द तेरी शादी प्रताप से हो जाएगी, फिर जायदाद तो क्या तू भी उसके नाम होगी। सूरज मेरा खूंखार जानवर की तरह उसके करीब आता गुर्राया था। कृतिका की तो सांसें ही रुक गई थी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं ये शादी नहीं करूंगी। वो हिम्मत जमा करती निडर अंदाज में बोली। अच्छा, कौन रोकेगा मुझे। तेरा वो मरा हुआ बाप, तू शादी भी करेगी और उसके बच्चों को भी पैदा करेगी, समझी। लावारिस है, कोई नहीं जानता तेरा, कोई नहीं है तेरा। अब जो हम बोलेंगे तुझे वही करना होगा। सूरज के कड़वे शब्दों से की कृतिका फूट फूट कर रो पड़ी। वह सच ही तो कह रहा था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था जो उसके लिए इन दरिंदों से लड़ता, उसे इंसाफ दिलाता। उठाओ, इस इन्हें है बात, घर से बाहर निकाली जबान बंद कर दो। और खबरदार, जो किसी ने यह बात घर से बाहर तमाम नौकरों से बोला। उसकी सूरज मेहरा गुस्से से दहाड़ता तमाम नौकरों से बोला, जिसे सुनकर सब नौकर कांप उठे थे। उन्होंने अपने ही आंखों के सामने पली उस शहजादी को कमरे में बंद कर दिया और आज एक बार फिर कृतिका फूट फूट कर अपने पापा को याद करके रोई थी। उसको कमरे में बंद किए कई दिन गुजर गए। नौकर खिड़की से उसके कमरे में केक खाने की प्लेट रख जाते। कमरे का दरवाजा नहीं खोला गया था और फिर खाना रखने के बाद खिड़की को दोबारा बाहर से लॉक कर दिया जाता। कमरे में कहीं भी भागने का कोई रास्ता नहीं था। इसके बावजूद भी कृतिका ने कई बार कोशिश की थी यहाँ से, लेकिन नाकाम रही। थक हार कर उसने अपनी जान लेने की भी कोशिश की, लेकिन यह जान इतनी आसानी से कहाँ निकलती है। वो इसमें भी नाकाम रही और फिर शादी का वो मनहूस दिन भी आ गया जब सारे मेहमान घर घर में भरे हुए थे। ब्यूटिशियन उसे तैयार कर रही थी। कुछ ही देर में उसकी शादी थी प्रताप से और अब उसे बंद कमरे से निकाला गया था। खुले माहौल में उसने गहरी सांस ली थी। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो मर जाती लेकिन उस दरिंदे से कभी शादी ना करती। उसे ले जाकर प्रताप के बराबर स्टेज पर बिठा दिया गया था। थोड़ी ही देर में शादी होने वाली थी। वो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही थी जिससे कि प्रताप को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। उसने
सोचा शायद लड़की मजबूर होकर अब शादी के लिए मान चुकी है, और वैसे भी उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, तो वो आखिर भागकर जाती भी तो कहाँ जाती। ऊपर से अपनी करोड़ों की जायदाद छोड़कर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। यही सोचकर से प्रताप और सूरज उससे लापरवाह हो गए थे। उसे स्टेज पर ही बैठे अभी थोड़ी ही देर हुई थी जब उसने प्रताप से कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। प्रताप ने नौकरानी सुनीता को आवाज लगाई और उसे वॉशरूम भेज दिया। सुनीता उसकी वफादार नौकरानी थी। उसने सुनीता के हाथ में जल्दी से अपने गले में पहना हुआ डायमंड नेकलेस उतार कर रख दिया। ये तुम रख लो सुनीता, और मुझे यहाँ से भगा दो। लेकिन छोटी मैडम, आपके जाने के बाद ये लोग मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत बुरे लोग हैं, मैं जानती हूँ सुनीता, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, और इसीलिए मेरा यहाँ से भागना बहुत जरूरी है। तुम ये भी रख लो। उसने जल्दी जल्दी अपने हाथों से कंगन और अंगूठियां निकालकर उसके हाथ पर रख दी। यह सब कुछ लेकर तुम भी वापस यहाँ से अपने गांव चली जाओ, और वापस कभी लौट कर यहाँ मत आना। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। और फिर उस रात दोनों ही बंगले के पिछले हिस्से से निकल गई। सुनीता ने अपने गांव जाने वाली ट्रेन पकड़ी और अपने गांव चली गई, जबकि कीर्तिका यूं ही सड़कों पर भाग रही थी। लेकिन बुरा हो उसकी किस्मत का, जब कुछ देर तक कीर्तिका स्टेज पर ना पहुंची तो प्रताप को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वह तुरंत बाहर भागा। उसने सारे कमरे देख लिए, लेकिन कीर्तिका का कोई अता पता नहीं था। गुस्से से चीखता अपने आदमियों को बुलाता वह तुरंत कीर्तिका की तलाश में निकल पड़ा, और उसके मोबाइल में ट्रैकर लगाया हुआ था, और कीर्तिका इस बात से अनजान थी। उसी को ट्रैक करते हुए वो कीर्तिका के पीछे तक पहुंच चुका था। इस बात का अंदाजा कीर्तिका को बाद में हुआ था, और जैसे ही उसे यह अंदाजा हुआ उसने अपना मोबाइल फेंका था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रताप उसके सर पर पहुंच चुका था। उससे बचकर भागते भागते उसकी किस्मत उसे अब यहां तक ले आई थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, जिन्हें वह बार बार अपनी हथेली से रगड़कर साफ कर देती। पापा देखिए, आपकी प्यारी लाडली शहजादी बेटी का क्या हाल हो गया है। ना सर पर छत है, ना मेरी इज्जत की रखवाली करने वाला कोई है। मैं अकेली हो गई हूँ पापा, प्लीज मुझे भी अपने पास बुला लें। वो रो रही थी, और तभी उसे एहसास हुआ कोई उसके बाजू को छू रहा है। उसने झट से आंखें खोलकर देखा तो एक लड़का नशे में चूर उसे ही देख रहा था। उसे देखते ही कृतिका के होठों से एक जोरदार चीख निकली थी। अरे अरे, चिल्ला क्यों रही हो मेरी जान? रिलैक्स हो जाओ, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। वो लड़का नशे में धो तो हंसता हुआ कृतिका से बोला, फिर पलटकर अपने दोस्तों से बोला, अरे देखो दोस्तों, आज रात की सेटिंग हो गई है। आज रात की सेटिंग हो गई है। कृतिका ने इस खूबसूरत दुल्कर ना आओ देखा ना ताओ एक जोरदार लात उसकी टांगों के बीच मारती भागी थी। वो लड़का एकदम लड़खड़ा कर पीछे गिर पड़ा और जोर से चिल्लाया, अरे पकड़ो, इसको जाने नहीं देना। उस लड़के के दोस्त भी फौरन हरकत में आते ही कृतिका के पीछे भागे थे। कृतिका को कुछ समझ ना आया तो उसने अपने दोनों हाथों में मिट्टी उठाकर उनकी ओर उछाल दी और वहां से भागने लगी। मिट्टी आंखों में जाने की वजह से वो लड़के कुछ पल के लिए हड़बड़ाए थे, लेकिन फिर खुद को संभालते वो दोबारा उसके पीछे भागे। कीर्तिका फिर से उसी कंडीशन में आ चुकी थी, जहां से तू घंटे पहले निकली थी। अपनी इज्जत को बचाते वह जी जान लगाकर भाग रही थी, जबकि वो पीछे लड़के भी उसके भाग रहे थी। वो एक बार फिर भागते हुए रोते हुए भगवान को याद करने लगी। भागते भागते वह रोड के बीचों बीच आ गई थी और किसी से जोर से टकराई थी, और उससे टकराते हुए फौरन जमीन पर गिरी थी। उसने जल्दी से पीछे देखा, जहां वो तीन लड़के अभी भी उसकी तरफ भागते हुए आ रहे थे। अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह वहीं उससे टकराने वाले साए के पैर पकड़कर गिड़गिड़ा उठी, प्लीज मेरी मदद करें, मुझे बचा लें। प्लीज भगवान के लिए, मेरी इज्जत खतरे में है, मुझ पर दया करें।
बेबसी से उसके पैरों में गिरी दया की भीख और अपनी इज्जत की हिफाजत की भीख मांग रही थी। वो साया बिना कुछ बोले पहाड़ की तरह अपनी जगह खड़ा रहा। इतने में वह लड़के करीब आ गए। यह हमारा शिकार है, शराफत से इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम हमें जानते नहीं हो। शराब में धुत वो लड़का चिल्लाया। कीर्तिका जल्दी से खड़ी होती और साय के पीछे छुप गई। प्लीज मेरी मदद करें, मुझे इनके हवाले मत करें, वो रोती हुई उससे विनती कर रही थी। तुम लोग जो कोई भी हो चुपचाप यहां से चले जाओ। लड़की तुम लोगों को नहीं मिलेगी। दुनिया में लड़कियों की कमी पड़ गई है क्या जो तुम लोग सड़कों पर लड़कियों के पीछे भाग रहे हो? जाओ, ऐसी जगह पर जाओ जहां पर लड़कियां खुद अपनी मर्जी से तुम्हारे करीब आने के लिए तैयार हो जाए। किसी के साथ जबरदस्ती करते तुम लोगों को शर्म नहीं आती? वो साया बोला तो उसकी आवाज में भारी रोब था। वो लड़का एक कदम आगे बढ़ा और बोला, एक नजर तुम खुद इस लड़की पर डालो तो तुम्हें समझ आ जाएगी कितनी खूबसूरत, एकदम मक्खन मलाई है। हमारे साथ मिल जाओ, तुम्हारे भी वारे न्यारे हो जाएंगे। चलो ठीक है, पहली बारी तुम ले लेना। उस लड़के की बात सुनकर कीर्तिका के रोंगटे खड़े हो गए। वहीं वे साया आगे बढ़ा और एक जोरदार मुक्का उस लड़के के मुंह पर मार दिया, जिससे कि वो लड़का जमीन पर गिरा चिल्ला रहा था। तभी पीछे खड़े लड़के उसके कॉलर को पकड़कर बोले, पागल हो गया है। एक लड़की के लिए हम 3 लोगों से पंगा ले रहा है। जानता भी है हम कौन है जिसे तूने अभी मुक्का मारा है ना? यह कमिश्नर का बेटा है। अब देख हम क्या करते हैं तेरे सामने ही, इस लड़की के साथ। इतना बोलते उस लड़के ने पीछे खड़ी कीर्तिका की तरफ हाथ बढ़ाया। कीर्तिका की चीख निकल पड़ी। लड़के का हाथ इससे पहले कीर्तिका को टच करता, उस साई ने रास्ते में ही लड़के का हाथ पकड़ दिया और उसे इतनी जोर से मरोड़ा कि हड्डी टूटने की आवाज के साथ उस लड़के की दर्द भरी भारी चीख निकल गई। साय ने लड़के को लात मारते दूर फेंक दिया। तभी तीसरा लड़का आया। उसने साय को लात मारना चाहिए। साही उस साय ने लड़के की टांग पकड़कर उसे दूर उछालते जमीन पर पटक दिया। तीनों लड़के अब जमीन पर गिरे दर्द से तड़प रहे थे। इतने में तेज रफ्तार गाड़ी आने लगी, जिसकी जलती हेडलाइट्स उस साय पर पड़ने लगी। लंबा कद, मजबूत कसरती बदन, बिखरे बाल, खूबसूरत मगर गुस्सैल आंखें, गंदुमी रंग, हल्की बियर्ड, वो कोई और नहीं, इस देश का सबसे ताकतवर बिजनेसमैन विक्रम चौहान था, जिसके नाम से तो सब जानते थे, लेकिन उसका चेहरा बहुत कम लोग पहचानते थे। वो मीडिया की हाइलाइट्स में रहना या लोगों को अपनी तरफ खींचना पसंद नहीं करता था। इतनी सख्त और अखड़ तबीयत के बावजूद बहुत सी लड़कियां उसकी दीवानी थी। कीर्तिका ने फटी आंखों से उसे देखा, जो गाड़ी की रोशनी में किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। गाड़ी में से प्रमोद हाँफता हुआ पेट्रोल का कैन लिए बाहर निकला। फिर ड्राइवर से बोला, बहु बहुत धन्यवाद भाई, जो आपने मुझे पेट्रोल पंप से यहां तक लिफ्ट दी। फिर पलटकर विक्रम के पास आया। बॉस, मैं पेट्रोल ले आया हूं। आपको इंतजार करना पड़ा, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। अभी वह विक्रम से बोल ही रहा था कि उसकी नजर पीछे दुल्हन बनी लड़की पर पड़ गई। फिर उसने हैरानी से नीचे गिरे लड़कों को देखा जो अब उठ रहे थे। बॉस, क्या कोई प्रॉब्लम हो गई? यह लड़के कौन हैं? वो सूरते हाल को समझने की कोशिश करते हुए गुस्से से भरे अपने बॉस से बोला, जो उन लड़कों को ही खूंखार नजरों से देख रहा था। प्रमोद की हैरानों परेशान नजरें कभी लड़की पर, तो कभी उन लड़कों पर, तो कभी अपने बॉस पर पड़ रही थी। वो रात गए मीटिंग अटेंड करके घर वापस लौट रहे थे, जब रास्ते में गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था।